अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। अब जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इट इज़ मोस्ट कॉमनली इट ऑकर्स ड्यू टू इन दोज पेशेंट्स हु हैव ये कहते हैं इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस वाले पेशेंट्स हमने देखा था कि ज़्यादातर ये याद रखना है कि जिनको हेपेटाइटिस सी वायरस होगा उनको सिरोसिस की डेवलपमेंट होगी, वेरस जो हेपेटाइटिस बी का वायरस होगा मेजॉरिटी को ये है कि अगर वो क्रॉनिक चला जाए तो the chances of having hepatocellular carcinoma are more when infected with hepatitis B compared to hepatitis C। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी। और यही देखा गया कि यूजली यंग एडल्ट बिटवीन द एजेस ऑफ 20 and 40 उनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाते हैं उन यंग एडल्ट्स को हु एक्वायर्ड हेपेटाइटिस बी वायरस ड्यूरिंग मटर्नल फीटल ट्रांसमिशन ड्यूरिंग बर्थ। उन पेशेंट्स में ज़्यादा चांस होता है कि बिटवीन द एजेस ऑफ 20 and 40 जिनको कॉन्जेनिटली हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ हो कि उनमें इस स्टेज में आके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाए। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की मेल प्रेडोमिनेंट ज़्यादा देखी गई है कि जो मेल टू फीमेल रेशियो है दैट इज़ 8:1, यानी मेल्स में ज़्यादातर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। पैथोजेनेसिस क्या है कि जो मोस्टली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होते हैं दे ऑकर इन द सेटिंग ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ आइदर विद और विदाउट सिरोसिस। मैक्सिमम जो होते हैं वो विद सिरोसिस ही होते हैं कि 80-85% केसेस में यही होता है कि जिन पेशेंट्स को सिरोसिस हुआ होता है वही फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में डेवलप करता है। लेकिन 15-20% केसेस में ऐसा भी होता है कि नॉन सिरोटिक लिवर्स जो होते हैं उनमें भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के? एक तो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बी या क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस सी, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये जो सारे कॉजेज़ हैं दीज कैन ऑल लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है क्यों? क्योंकि देयर इज़ क्रॉनिक इंजरी, chronic inflammation and chronic hepatocyte regeneration which leads to the acquisition of some driver mutations that leads to hepatocellular carcinoma। और एक और कार्सिनोजिन भी देखा गया एफ्लाटॉक्सिन जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करा सकता है। कौन कौन सी जीन्स की म्यूटेशन होती है? बीटा कैंटिनिन की ज़्यादातर 40% ऑफ ट्यूमर्स में देखा जाता है बीटा कैंटिनिन की ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाती है इसमें कि वो इसकी अप रेगुलेशन हो जाती है बीटा कैंटिनिन की। एंड जो टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसकी भी अप रेगुलेशन हो जाती है इन 50-60% ऑफ ट्यूमर्स। वेयर एज जो P53 है, P53 की इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो जाती है जो कि 60% ऑफ ट्यूमर्स में देखी जाती है। तो जो इंपॉर्टेंट जीन्स याद रखनी दैट आर योर बीटा कैंटिनिन, योर टर्ट एंड P53। बीटा कैंटिनिन और टर्ट की एक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो रही है, वेयर एस जो P53 है उसकी इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो रही है। और एक और हमको डिफरेंट तरह का हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है जिसकी मैं आगे बात करूँगा, या फाइब्रोलैमेलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फाइब्रोलैमेलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इट ऑकर्स विदाउट एनी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़, यानी इट ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़। बाकी जो हमने देखे कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ है, या कोई क्रॉनिक इंजरी हुई है मतलब क्रॉनिक लिवर की डिसफंक्शन हुआ है जिसकी वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहा है। जो फाइब्रोलैमेलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है वो यूजली यंग एडल्ट्स में होता है एंड इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़। और इसमें बेसिकली ये देखा गया कि देयर इज फ्यूजन जीन्स विच लीड्स टू एबेरेंट एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन काइनेज ए, जिसकी वजह से जो सिग्नलिंग पाथवे हैं दे आर अपरेगुलेटेड। तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ पर आ जाते हैं दैट इज़ योर मॉर्फोलॉजी। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के होने से पहले हमें कुछ प्री मेलिग्नेंट फाइंडिंग या कुछ प्रिकर्सर लीजन्स की फाइंडिंग मिलती हैं लिवर के अंदर, दैट इज़ योर स्मॉल सेल चेंज एंड लार्ज सेल चेंज। ये वाली स्मॉल सेल चेंज है, ये वाली लार्ज सेल चेंज है। एज द नेम सजेस्ट स्मॉल सेल चेंज में स्मॉल सेल्स नजर आ रहे होंगे, लार्ज सेल चेंज में सेल्स जो हैं वो लार्ज हो चुके होते हैं। सबसे पहले हम लार्ज सेल चेंज की बात कर लेते हैं। लार्ज सेल चेंज जो कि यहाँ पे दिखाई हुई इसमें क्या होता है जो कि याद रखना है कि द हेपेटोसाइट्स दे आर लार्जर देन नॉर्मल, they have enlarged multiple pleomorphic nuclei without an increase in nuclear to cytoplasmic ratio। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लिया हैं they have become pleomorphic, they have become enlarged। और यहाँ पे इस तरह हम ये देख सकते हैं कि प्लियोमॉर्फिक न्यूक्लिया बन गए और जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो है वो ये कहते हैं क्या हुई, वो इंक्रीज़ नहीं हुई है, वो नॉर्मल है। वेयर एज स्मॉल सेल चेंज में क्या होता है, स्मॉल सेल चेंज में जो हेपेटोसाइट्स होंगे दे हैव हाई न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो एज वी कैन सी हेयर। इवन दो वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन किताब में सही बना हुआ है कि जो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो बढ़ चुकी है। वेयर एज जो न्यूक्लियर की अपनी जो वो है मॉर्फोलॉजी है कि जो हाइपरक्रोमेजिया होता है और जो प्लीमॉर्फिज्म है वो हमको इतना नहीं मिलता, वो हमको बहुत माइल्ड मिलता है। जो दो चीज़ें जो याद रखनी लार्ज सेल और स्मॉल सेल चेंज में वो ये कि लार्ज सेल चेंज में हमको प्लियोमॉर्फिक और इनलार्ज न्यूक्लिया मिलेंगे, वेयर स्मॉल सेल चेंज में हमको प्लियोमॉर्फिक और इनलार्ज न्यूक्लिया नहीं मिलेंगे। और लार्ज सेल चेंज में जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी वो कम होगी या नॉर्मल होगी, वेयर स्मॉल सेल चेंज में जो
न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो होगी वो बढ़ी हुई होगी, वो इंक्रीज्ड होगी, ये एक चीज़ याद रखनी थी। अब जो सिरोटिक लिवर्स होते हैं, मतलब जिनमें सिरोसिस हुआ वो, उनमें हमको एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिलते हैं, हमको नोड्यूल्स के अपीयरेंस मिलती हैं, और हमको कभी कभी डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स भी मिलते हैं विच आर एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल चेंज। ज़्यादातर जिनमें स्मॉल सेल चेंज होगा उसमें फिर नोड्यूलर अपीयरेंस मिलेगी, जो कि हमको यहाँ मॉर्फोलॉजी दिखाई दी है कि ये डिफरेंट, हमको ये कोई भी लिवर का सिरोसिस हुआ था, अब उसमें ये डिफरेंट नोड्यूल्स बन गए, और फिर उसी नोड्यूल्स की इन्होंने यहाँ पे माइक्रोस्कोपी दिखाई हुई है, हिस्टोलॉजी दिखाई हुई है। होता क्या है कि जो डिस्प्लास्टिक नोड्यूल होते हैं, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, दिस इज योर डिस्प्लास्टिक नोड्यूल। दिस डिस्प्लास्टिक नोड्यूल इट डिफर्स फ्रॉम एडजेसेंट सिरोटिक नोड्यूल्स इन द सेल, इन द नोड्यूलर साइज, द नोड्यूलर कलर एंड वेस्कुलराइजेशन। कि जो डिस्प्लास्टिक नोड्यूल है उसमें हमको ऑब्वियसली डिस्प्लेसिया ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, वेयर एज जो एडजेसेंट सिरोटिक नोड्यूल्स हैं वी कैन सी के कंपेयर टू डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स ये इतने इनलार्ज नहीं है, और ये इतना इनका जो कलर है और जो साइज़ है वो कंपेरेटिवली डिफरेंट है। और ये भी देखा गया कि कभी कभी हमको डिस्प्लास्टिक नोड्यूल के अंदर भी एक नोड्यूल इन नोड्यूल अपीयरेंस मिलती है। नोड्यूल इन नोड्यूल अपीयरेंस क्या होती है? नोड्यूल इन नोड्यूल अपीयरेंस बेसिकली ये होती है कि एक नोड्यूल के अंदर ही हमको दो डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिलेंगी। जिस तरह उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये इन्होंने एक डिस्प्लास्टिक नोड्यूल है, उसका इन्होंने जो छोटा सा स्क्वायर लिया है उसकी माइक्रोस्कोपी दिखाई है कि दिस इज योर नोड्यूल एंड नोड्यूल अपीयरेंस। अगेन शायद वीडियो में सही नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन वी कैन सी कि जो ये राइट साइड है, ये वाली साइड, इसमें हमको जो हेपेटोसाइट्स मिल रहे हैं दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड, यानी यहाँ पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है दैट इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड। वेयर एज जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पे वी कैन सी कि यहाँ पे बहुत पेल सा पर्पल है। लेफ्ट साइड पे हमको क्या मिल रहा है? लेफ्ट साइड पे जो हमको हेपेटोसाइट्स मिल रहे हैं दे आर मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड। तो यहाँ पे जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा दैट इज़ मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड एंड यहाँ पे इट इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड। तो ये एक नोड्यूल के अंदर ही हमें डिफरेंट हिस्टोलॉजिक फाइंडिंग मिली, दिस इज नोन एज नोड्यूल इन नोड्यूल अपीयरेंस। अब जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है इट में फॉर्म अ सिंगल मैस, ये वाले, या दे में फॉर्म मल्टीपल डिस्क्रीट मैसेस एंड दे में डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेट द लिवर, दे आर पेल एंड येलो ड्यू टू फैटी चेंज, और दे माइट इवन बी ग्रीन ड्यू टू कोलेस्टेसिस। और अगर तो ट्यूमर का साइज लार्जर देन 2 सेंटीमीटर हो सो इट इज़ एसोसिएटेड विद वेस्कुलर इन्वेजन एंड इंट्रा हेपेटिक मेटास्टेसिस। वेस्कुलर इन्वेजन में हमें कौन कौन सी वेसल्स को इन्वेट कर सकता है? इट कैन इन्वेड योर वेन, स्पेशली योर पोर्टल वेन से इन्फीरियर वेना केवा भी इन्वेड हो सकती है, और अगर बहुत प्रोग्रेस कर जाए तो इन्फीरियर वेना केवा से जो राइट साइड ऑफ हार्ट है दैट कुड ऑल्सो बी इन्वेडेड बाय हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। जो ट्यूमर्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं दे ग्रो इन थिक प्लेट्स और इन थिक ट्रेबिकुली, दे आर सूडोग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स विद बाइल प्लग्स और शीट्स। अगर ये सेंटेंस ना भी आता तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब हम इसमें मेन जो एक चीज़ बतानी थी वो थी फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसकी उन्होंने फिगर दिखाई हुई यहाँ पे। फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का हमको एक इंपॉर्टेंट ट्रायड होता है, जो 3 फीचर्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो बस याद रखने होंगे। वो इंपॉर्टेंट ट्रायड क्या है कि देयर वुड बी लार्ज पॉलीगोनल सेल्स विद ग्रैन्युलर यानी ऑन्कोसिटिक साइटोप्लाज्म ड्यू टू अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो ये फीचर होगा कि लार्ज पॉलीगोनल सेल्स मिल रहे हैं विद ग्रैन्युलर या विद ऑन्कोसिटिक साइटोप्लाज्म विच आर ड्यू टू अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। हमको वेसिकुलर न्यूक्लियाई मिलेंगे विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस, एंड हमको लास्टली पैरेलल लैमेला मिलेंगे ऑफ डेंस कोलेजन बंडल्स। एज वी कैन सी हियर दीज आर योर पैरेलल लैमेला ऑफ डेंस कोलेजन बंडल्स। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड जो है वो फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का दैट इज़, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लार्ज पॉलीगोनल सेल्स विद ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म ड्यू टू अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया, वेसिकुलर न्यूक्लियाई विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस एंड पैरेलल लैमेला ऑफ डेंस कोलेजन बंडल्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? हम किसी केस में किस तरह डिटेक्ट करेंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा? देयर वुड बी हिस्ट्री ऑफ एब्डोमिनल पेन, मेले, फटीग, वेट लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंड हेपेटोमेगली। एंड एडवांस्ड केसेस में हमको अल्फा फीटोप्रोटीन के लेवल डिटेक्ट हो जाते हैं और काफ़ी हाई मिलते हैं। हम अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू या हम CT स्कैन और MRI के थ्रू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉन सिरोटिक और सिरोटिक लिवर के केस में अगर तो एडिक्वेट फंक्शन हो लिवर का सिरोसिस के केस में तो सर्जिकल रिसेक्शन से ट्रीट हो जाता है, या फिर कभी कभी हमको अगर बहुत एडवांस सिरोसिस हुआ वो देन हमको लिवर ट्रांसप्लांटेशन करानी होती है। हिमेटोजीनस मेटास्टेसिस देखा जाता है लंग के लेवल तक, और लिम्फ नोड के लेवल पे भी मेटास्टेसिस हो सकता है। इसका जो 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है दैट इज़ योर 30% if the hepatocellular carcinoma is confined to liver, and it decreases to 5 to 10% अगर तो एक्स्ट्रा हेपेटिक स्प्रेड हो गया। लेकिन जो फाइब्रोलेमुलर वेरिएंट है, जो फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, उसका हम देख सकते हैं उसका जो 5 ईयर भी नहीं, उसका जो 10 ईयर सर्वाइवल है दैट इज़ 40%। और इसका हाई क्यों होता है? इसका हाई इसलिए होता है क्योंकि मैंने क्या कहा था, फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्यों हो रहा था? वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें कोई
प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ नहीं थी। अब सिंस देयर इज एब्सेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़, तो जो फाइब्रोलेमुलर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है उसमें क्या कहते हैं, जो लिवर है उसमें पूरे लिवर के लेवल पर डैमेज नहीं हुआ होता, दे कैन रीजनरेट प्रॉपर्ली। वेयर एज जो बाकी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट डिसऑर्डर्स लाइक ड्यू टू हेपेटाइटिस या ड्यू टू एनी डिफरेंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उस केस में क्या हो रहा है कि उस केस में क्रॉनिक प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज़ है, जिसकी वजह से ओवरऑल हेपेटोसाइट्स का जो फंक्शन है वो डिक्रीज़ हो गया, और इसी वजह से जो उनका 5 ईयर सर्वाइवल रेट होता है वो काफ़ी कम होता है, विच इज़ 30% इफ़ कन्फाइंड टू लिवर एंड 5 to 10% इफ़ देयर इज एक्स्ट्रा हेपेटिक स्प्रेड। So that was all related to hepatocellular carcinoma. I hope ये समझ में आ गया हो, and thank you.